तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर मूव करेंगे, क्योंकि लास्ट बार में हम लोग का लास्ट चैप्टर जो था पोषण, वो क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर की ओर। ठीक है, तो आज हम लोग को सेकेंड चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन। ठीक है, तो आज एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, श्वसन। और इसका भी क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी से रिवीजन करेंगे। ठीक है, श्वसन को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पायरेशन का। ये हम लोग का सेकेंड चैप्टर रहने वाला है, और काफ़ी बढ़िया चैप्टर है ये। आसान चैप्टर है, कुछ भी इसमें भारी नहीं है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे कि एक मनुष्य क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि हमारे पास ये चैप्टर शुरुआत कैसे होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके थे कि मनुष्य जब भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के बाद क्या करेगा, उसका पाचन करेगा। ठीक है, पाचन का मतलब क्या होता है ना, देखिए, अगर हम बात करें पाचन का, तो पाचन का मतलब होता है किसी भी एक बड़े भोजन को, एक बड़े भोज्य पदार्थ को, ऐसे मान लिया जाए कि ये कोई भोज्य पदार्थ है। ठीक है, ये कोई भोज्य पदार्थ, तो इस बड़े भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे भाग में तोड़ देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो पाचन का मतलब क्या है, एक बड़े भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे भाग में तोड़ देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग पिछला बार बात कर लिए थे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भोज्य पदार्थ होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो हमारे पास जो बड़े भोज्य पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज। अब यही पाचन के बाद क्या होता है, सारा ग्लूकोज क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास हम बात किए हैं, देखिए जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो छोटी आंत है उसमें पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी जितना भोजन का पाचन होना है वो सब छोटी आंत में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज के निर्माण के बाद छोटी आंत में क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि जो बना हुआ ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज सारा का सारा कहाँ चल जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड से वो कहाँ मूव कर जाता है, ब्लड से हमारे कोशिकाओं में चल जाता है, और कोशिकाओं में जा करके ये जो हमारे पास ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज, ये मान लेते हैं कोई कोशिका, शरीर का कोई भी एक कोशिका मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पाचन हुआ है, ये जो पाचन हुआ है, जो ग्लूकोज आया है, ये ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा, और रक्त से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे कोशिकाओं में। ठीक है, अब ये कोशिकाओं में पहुंच करके, ये कोशिकाओं में जैसे ही पहुंचेगा, अब कोशिका क्या करेगा, इन ग्लूकोज का विखंडन करेगा। ये जो ग्लूकोज आया है, ठीक है, ये ग्लूकोज जो आया है, इस ग्लूकोज का क्या होगा, विखंडन होगा, और क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। ठीक है, ये जो एनर्जी बनेगा ना, इस एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के कार्यों में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही बात सीखना हम लोग को, ये ग्लूकोज से किस प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हम लोग श्वसन का ही बात कर रहे हैं। तो श्वसन क्या है ना, श्वसन एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, श्वसन क्या है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का टूटकर एनर्जी का बनना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो श्वसन के बारे में अगर बात किया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का टूटकर, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ठीक है, तो श्वसन का अगर एक डेफिनेशन लिखे, श्वसन का अगर एक डेफिनेशन लिखे, बेसिक सा डेफिनेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम बोल सकते हैं वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होकर, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे श्वसन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बुलाएंगे, श्वसन। ठीक है, तो श्वसन क्या एक बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन है कि हमारे पास जो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी कौन, C6H12O6,
इसका क्या होगा, विखंडन होगा, और विखंडन होके ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बुलाएंगे, श्वसन बुलाएंगे। ठीक है, तो श्वसन एक बेसिक सा डेफिनेशन है कि ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा का निर्माण होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो श्वसन है, अगर श्वसन का बात करें तो श्वसन का जो पूरा प्रक्रिया है, ये संपन्न कहाँ होता है, ये संपन्न होता है हमारे कोशिकाओं के भीतर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो श्वसन श्वसन की प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर पूर्ण होता है। ठीक है, तो एक बेसिक बात है। अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात को समझाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो श्वसन हो रहा है, इसमें जो ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज टूट करके एनर्जी बनने का दो अलग अलग तरीका है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर ग्लूकोज का टूट करके जो एनर्जी का बनना है, ये दो अलग अलग तरीकों से क्या होता है, संपन्न होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये दो अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कि अगर हम बात करें श्वसन के प्रकार का, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, श्वसन के प्रकार का। तो अगर हम श्वसन के प्रकार का बात करें, श्वसन के प्रकार, ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें श्वसन के प्रकार का, तो श्वसन जो है ये कुल दो प्रकार की होती है। ठीक है, हमारे पास अगर बात करें श्वसन का, तो श्वसन के प्रकार का होता है, श्वसन दो प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम श्वसन का बात करें तो श्वसन के प्रकार का होता है, श्वसन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास अवायवीय श्वसन, और एक होता है हमारे पास वायवीय श्वसन। ठीक है, तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास कौन सा, वायवीय श्वसन। ठीक है, तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, सॉरी अवायवीय श्वसन, और दूसरा कौन सा है, वायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो थोड़ा गौर करिएगा। हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन का। तो अवायवीय श्वसन कहते हैं एक ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन हो करके ऊर्जा का तो निर्माण होबे करेगा। अगर ये श्वसन है तो इसमें ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा तो बनेगा ही, लेकिन ये जो ग्लूकोज का टूटना होता है ना, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए, अगर एक शब्द में अगर बोला जाए कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो अवायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। जबकि वायवीय का अगर बात करें तो वायवीय श्वसन क्या होता है, एक ऐसा श्वसन है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन अगर लिखना चाहें अवायवीय का, तो हम बोल सकते हैं वैसा श्वसन जिसमें जिसमें ग्लूकोज का विखंडन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है एवं ऊर्जा का निर्माण होता है एवं ऊर्जा का निर्माण होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो अगर अवायवीय श्वसन का हम बात करें तो अवायवीय श्वसन क्या बोलते हैं, एक ऐसा प्रक्रिया या फिर एक ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन कैसे होगा, जिसमें ग्लूकोज का ये C6H12O6 ग्लूकोज का विखंडन होगा और क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ठीक है, लेकिन ये
ग्लूकोज का जो विखंडन होगा वो ऑक्सीजन की कैसा होगा, अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होना ही क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। अब बात ये कि अवायवीय श्वसन, पहले वायवीय का थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम वायवीय का बात करें तो बस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि वायवीय श्वसन क्या बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वैसा श्वसन जिसमें जिसमें ग्लूकोज जिसमें ग्लूकोज का विखंडन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एवं ऊर्जा का एवं ऊर्जा का निर्माण होता है एवं ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो वायवीय श्वसन किसे बोलते हैं, तो वायवीय श्वसन बोलते हैं जब ग्लूकोज यानी C6H12O6 का विखंडन किसकी उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, और उसके बाद की क्या बने, हमारे पास ऊर्जा बने, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन, ठीक है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ऊर्जा बनेगा वो एक ग्लूकोज से कितना ऊर्जा बनेगा, 38 एटीपी बनेगा, जबकि अवायवीय में जो ऊर्जा बनता है वो केवल कितना बनता है, 2 एटीपी बनता है, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमारे पास अवायवीय श्वसन में क्या होता है, अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज का विखंडन से केवल एक ग्लूकोज के विखंडन से केवल 2 एटीपी बनता है, जबकि वायवीय में क्या होता है, 38 एटीपी बनता है, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा सा और बातें समझना चाहते हैं, जैसे हमारे पास अवायवीय किस 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 में होगा, तो अवायवीय की अगर हम बात करें तो अवायवीय जो होता है ये हमारे पास ये हमारे पास ईस्ट में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अवायवीय मनुष्य में हो सकता है, ठीक है। पौधे में नहीं होता अवायवीय, ठीक है, ऐसा। तो मनुष्य में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, ये सब वो जीव है जिसके अंदर अवायवीय देखा जा सकता है। जबकि वायवीय किस में देखा जाएगा, तो वायवीय हमारे पास देखा जाता है इसमें क्या बोल सकते हैं, मनुष्य में। मनुष्य में दोनों होता है, अवायवीय भी और वायवीय भी, ठीक है। मनुष्य में, पौधे में, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें वायवीय किस में होगा, तो मनुष्य और पौधे, और अवायवीय किस में होगा, तो ईस्ट और मनुष्य में हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि अवायवीय कैसे होगा और वायवीय कैसे होगा, ठीक है। तो हम एक डायग्राम के मदद से क्या करेंगे, पूरा श्वसन को समझाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए अगर आप 9 क्लास में थोड़ा पढ़े हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कोशिका का डायग्राम का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि ये शरीर का कोई भी एक कोशिका है, ठीक है। मान लेते हैं ये शरीर का कोई एक कोशिका इस प्रकार से, ऐसा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये शरीर का एक कोशिका, ऐसा ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक शरीर का एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका में जो सबसे बाहर दिखाई दे रहा ये क्या होगा, कोशिका झिल्ली। ये क्या होता था, कोशिका झिल्ली होता था, ठीक है। और कोशिका के अंदर जो द्रव होगा इसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे, ठीक है। तो अंदर में जो द्रव होता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, ठीक है। इसी कोशिका द्रव में क्या होता है, केंद्रक होता है एक, ठीक है। इस केंद्रक के चारों ओर अंगक पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से एक अंगक का हम बात करेंगे जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे एक अंगक का हम बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है, तो एक अंग का हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अब क्या होता है समझिए, मान लीजिए कि हम लोग क्या किए, ग्लूकोज खाए हैं। ठीक है, ये जिसम दिखा रहे हैं ग्लूकोज को, मान लीजिए ग्लूकोज को खाएं। ठीक है, ये ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहले कोशिका द्रव में प्रवेश करता है। ठीक है, अब जैसी कोशिका द्रव में आता है ना, इस ग्लूकोज ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज कोशिका द्रव में आते ही टूट जाता है, किसमें, दो तीन तीन कार्बन के कंपाउंड में, दो गो 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होता है पायरुवेट। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, पायरुवेट। ठीक है, तो एंजाइम की मदद से क्या होता है ना, ये जो ग्लूकोज है, ये कोशिका द्रव में आते ही क्या होता है, दो पायरुवेट का निर्माण करता है। एक ग्लूकोज का बात करें, ठीक है, तो एक ग्लूकोज कोशिका द्रव में आते ही क्या होता है, एंजाइम की मदद से, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम की मदद से ये दो पायरुवेट में टूट जाता है। ठीक है, अब देखिए जो पायरुवेट बना है, अब ये पायरुवेट दो अलग अलग तरीकों से टूट करके ऊर्जा बना सकता है। ठीक है, एक बना सकता है वायवीय से, अब एक बना सकता है अवायवीय से। ठीक है, अब कंडीशन समझिए कि कब अवायवीय होगा और कब वायवीय होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्रक को थोड़ा सा ऐसे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा समझाते हैं बात को कि वायवीय कब होगा और अवायवीय कब होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे मान लिया जाए ये कोई कोई मनुष्य का कोशिका है और वो मनुष्य क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, अगर दौड़ रहा है तो उसके बॉडी में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी चाहिए, लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब जैसी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम लोग के पास क्या ऐसा एबिलिटी होता है ना, कि हम लोग ऑक्सीजन उतना खींच नहीं पाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होता है, बस ऑक्सीजन खींच नहीं पाते हैं, जिसके वजह से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बनना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बन नहीं पाता है। तो उस स्थिति में, यानी कि जब हम लोग दौड़ रहे हैं, जब हम लोग दौड़ने की स्थिति में है, ठीक है, या फिर कोई भारी काम कर रहे हैं, कोई भारी वजन ऐसा लेकर के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, इनहेल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, ये जो पायरुवेट है ये कोशिका द्रव में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी भी आप बोल सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ये टूट जाता है और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। साथ में ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ये बनाता है हमारे पास लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा क्या बनाएगा, ये लैक्टिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक मनुष्य में अवायवीय श्वसन। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि मनुष्य क्या है, बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे जो एनर्जी बनेगा ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 ATP। ठीक है, तो ये जो हम अभी बता रहे हैं ये मनुष्य के अंदर बता रहे हैं, तो मनुष्य के अंदर जब अवायवीय श्वसन होता है ना, तो एक ग्लूकोज टूट करके एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, अभी जो लैक्टिक अम्ल बना है, ये लैक्टिक अम्ल जो बना है ये हमारे मांसपेशियों के नीचे क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हमारे मांसपेशी के नीचे जम जाता है, नीचे जमाव हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही इसका जमाव होगा तो कुछ दिन बाद जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व ऐसा किए होंगे कि जब भी आप दौड़ते हैं तो जिस दिन आप दौड़ करके आए उस दिन तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों बाद होता यह है कि पैर पूरा मतलब अकड़न उसमें उत्पन्न होना शुरू होता है, उसमें क्रैम्प होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है मसल्स खींच रहा है कोई। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो ये जो क्रैम्प जो उत्पन्न हो रहा है हमारे मांसपेशियों में, हो रहा है किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो होता यह है कि जो लैक्टिक अम्ल मांसपेशी में जमा है ये कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, खुद से टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, खुद से टूटना क्या हो जाता है, शुरू होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में अकड़न उत्पन्न होता है। ठीक है, अकड़न उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्रैम्प उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है किसकी वजह से, लैक्टिक अम्ल की वजह से। और ये कब बनेगा, जब हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन होगा तब। ठीक है, तीसरा बात आप ध्यान रख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव में, चाहे पायरुवेट का निर्माण होना हो और चाहे एनर्जी का। अवायवीय श्वसन में दोनों प्रक्रिया, यानी पहला प्रक्रिया में क्या हो रहा है, पायरुवेट का निर्माण हो रहा है, और दूसरा प्रक्रिया में क्या हो रहा है,
दूसरा प्रक्रिया में एनर्जी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो चाहे पायरुवेट का निर्माण होना हो और चाहे एनर्जी का निर्माण होना हो, दोनों प्रक्रिया कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं दूसरा बात पे। दूसरा बात कहने का मतलब क्या, हम थोड़ा सा बात करते हैं वायवीय श्वसन का, ठीक है। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, वायवीय ये जो फर्स्ट स्टेप है यानी पायरुवेट का जो निर्माण है, यहाँ तक वायवीय श्वसन में भी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। हम लोग जो ग्लूकोज खाए हैं वो कोशिका द्रव में आके सबसे पहले क्या करेगा, पायरुवेट में टूटेगा, और पायरुवेट में टूटने के बाद अब देखिए वायवीय श्वसन होगा कब, वायवीय श्वसन होगा जब हम लोग क्या करेंगे, आराम से कहीं पे बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं या फिर घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एसी पंखा चल रहा है, ठीक है, मतलब कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम लोग आराम से बैठे हुए, हम लोग खुश है, ठीक है। तो इस समय हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो वायवीय श्वसन के कारण होता है, ठीक है। अब ये वायवीय श्वसन कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, पहला स्टेप जो यानी पायरुवेट का जो निर्माण है वो बिल्कुल सेम तरीके से होता है जैसे कि अवायवीय में होता है। अब जैसे ये पायरुवेट बनता है तो मान लीजिए अभी हमारे कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, क्योंकि अभी हम लोग आराम से बैठे हुए, ठीक है। तो अब जैसे ही ऑक्सीजन रहेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये पायरुवेट इंटर कर जाएगा कहा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऐसा। अब जैसे ही ऑक्सीजन के साथ पायरुवेट, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ पायरुवेट आएगा, दोनों पायरुवेट, ठीक है, दोनों पायरुवेट जैसे ऑक्सीजन के साथ अंदर आएगा, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते ही कुछ एंजाइम की मदद से ये टूट जाएगा एनर्जी में, साथ में बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनाता है ये वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर जो ऊर्जा बनेगा ये बनेगा 38 एटीपी, ठीक है। ये जो CO2 बना ये तो शरीर से बाहर चला जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, कोशिकाओं के अंदर ही इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, यहाँ पे वायवीय श्वसन का हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, वायवीय श्वसन में सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, यहाँ पे पहले थोड़ा सा बातें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हुआ क्या चाहिए, वायवीय श्वसन में जो पायरुवेट है, देखिए पायरुवेट का निर्माण कहाँ हुआ, कोशिका द्रव में, और एनर्जी का निर्माण कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है ना, आधा प्रक्रिया कोशिका द्रव में चलता है और आधा प्रक्रिया कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, ठीक है। जहां पे एनर्जी का जो निर्माण होता है कितना होता है, 38 एटीपी होता है, और उत्पाद में थोड़ा सा अंतर भी है। तो हम एक रिएक्शन नीचे में लिख के दिखा देते हैं, वायवीय श्वसन का और अवायवीय श्वसन का, ठीक है। तो अगर इसका हम रिएक्शन लिख के दिखाना चाहें कि वायवीय श्वसन कैसा है और अवायवीय श्वसन कैसा, ठीक है। तो अगर अवायवीय श्वसन का, पहले अवायवीय लिख लेते हैं, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो अगर अवायवीय श्वसन का हम लिखे तो अवायवीय श्वसन में क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन का, ये सबसे पहले कहाँ आया, कोशिका द्रव में, और आने के बाद ये टूट गया 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में। ये कौन है, ये अपना ग्लूकोज है, ये कोशिका द्रव में आया और ये टूट गया पायरुवेट में, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया पहला हुआ है, ये जो प्रक्रिया हुआ है ये कहाँ हुआ है, कोशिका द्रव में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये हुआ है कोशिका द्रव में। अब क्या होता है, यहाँ पे वायवीय अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये क्या होता है, फर्दर ऑक्सीजन की कमी के कारण, हम यहाँ पे काट चुके ऑक्सीजन लिख करके, फर्दर क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा किस चीज में, एक तो एनर्जी बन जाएगा, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बन रहा है, लैक्टिक अम्ल बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेकेंड स्टेप हुआ है, ये जो सेकेंड स्टेप हुआ है, अच्छा ये मनुष्य का हम बता रहे हैं, ये जो हम अभी हम बता रहे हैं ये किसका बता रहे हैं, मनुष्य का, मनुष्य का, ठीक है। तो मनुष्य में कुछ इस प्रकार से, अच्छा ये भी कहाँ चला है, ये भी हुआ है कोशिका द्रव में। तो सेकेंड स्टेप भी इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है, ठीक है, जिसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। यहाँ पे जो एनर्जी बनेगा वो केवल कितना बनेगा, 2 एटीपी बनेगा, ठीक है। तो मनुष्य में ये वो रिएक्शन है जो मनुष्य के अंदर हो रहा है, कब, अवायवीय श्वसन के दौरान, ठीक है। लेकिन वहीं पे अब देखिए अवायवीय ना एक जगह पे और देखने को मिलता है, अवायवीय एक जगह और देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर ईस्ट का हम बात करें, अच्छा ईस्ट है क्या, अगर ईस्ट का हम बात करें तो ईस्ट एक कवक है, ठीक है। कौन सा कवक है, ये एक कोशिकीय कवक, ठीक है। इसमें केवल एक कोशिका होता है, ये एक कोशिकीय कवक है, ठीक है, ये एक कोशिकीय कवक है, ठीक है।
जो उपयोगी कवक होता है एक प्रकार का, ये लाभदायक कवक है, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या करते हैं ना, इसकी मदद से हम लोग इथेनॉल बनाते हैं, एवं इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, केक भी बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये, अगर हम बात करें तो कवक क्या करता है, ईस्ट क्या करता है, ये जो ईस्ट है ये क्या करेगा, समझिएगा थोड़ा सा बात। ये क्या करता है, ग्लूकोज को, यानी 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को पहले वही काम करेगा, ठीक है, पायरुवेट में तोड़ेगा, 2 को पायरुवेट बना देगा एक ग्लूकोज से, ये बन गया पायरुवेट। पायरुवेट बनने के बाद ये ईस्ट क्या करेगा ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको तोड़ देगा और क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल कहने का मतलब अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो साथ में क्या बन जाएगा, इसमें अल्कोहल भी क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास ईस्ट के द्वारा ये जो ईस्ट के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन हुआ है, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं, किण्वन। ठीक है, और किण्वन का जो खोज है ना, वो एक साइंटिस्ट किए थे 1857 में, जिसका नाम है लुईस पास्चर। ठीक है, खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, लुईस पास्चर। ठीक है, तो ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि किण्वन किसे कहते हैं। तो किण्वन के लिए अगर हमें यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, ईस्ट के मदद से, क्या बोल सकते हैं, ईस्ट के द्वारा, ईस्ट के द्वारा, ईस्ट के द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ईस्ट के द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना किण्वन कहलाता है। एक सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो किण्वन कौन करेगा हमारे पास, तो किण्वन करेगा ईस्ट करेगा, कहलाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि किण्वन किसे कहते हैं। तो किण्वन भी एक तरह का क्या हमारे पास अवायवीय श्वसन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा वायवीय श्वसन का हम रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम वायवीय श्वसन का बात करें, वायवीय श्वसन, तो चाहे मनुष्य हो चाहे पौधा हो, दोनों में एक ही तरीका से होगा। तो वायवीय श्वसन में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये 6 कार्बन का ग्लूकोज अपना, ठीक है, जो सबसे पहले क्या करेगा, कोशिका द्रव में आने के बाद पायरुवेट में टूटेगा, 2 पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट। ठीक है, 2 पायरुवेट बनेगा। और ये पहला प्रक्रिया चल रहा है, ये चलता है कहाँ कहाँ चलता है, कोशिका द्रव में। तो ये पहला प्रक्रिया चलेगा कहाँ, कोशिका द्रव के अंदर चलेगा। वहीं पे अगर बात करें तो ये पायरुवेट क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूट जाता है कच्ची में, एनर्जी में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी बनेगा वो बनता है कितना, 38 एटीपी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अभी जो ईस्ट में जो बना है एनर्जी, वो भी वो कितना बनेगा, 2 एटीपी बनेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। अच्छा, ये जो सेकंड प्रक्रिया चल रही है ये चलता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखने बात यह है कि ये पहला स्टेप कहाँ चलता है, कोशिका द्रव में, और सेकेंड स्टेप कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये श्वसन है कौन सा, वायवीय। ठीक है, अब यहीं पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात को और समझाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इस तरीके से श्वसन क्या है, चल रहा है एक जीव के अंदर, वायवीय और अवायवीय। ठीक है, तो कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं। अब यहीं से क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब बात को समझेंगे। अब हम लोग को देखिए डिटेल में अगर बात करें तो चैप्टर में डिटेल में हम लोग को दिया हुआ कौन सा, वायवीय दिया हुआ, अवायवीय उतना दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जितना अवायवीय के बारे में जानकारी लेना चाहिए तो उतना हम लोग क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से हमको जो वायवीय श्वसन पढ़ना है, ये एक डिटेल में पढ़ना है वायवीय श्वसन को। और सबसे पहले बात करना है किसका, पौधा में वायवीय श्वसन, और फिर बात करना है किसका, मनुष्य में वायवीय श्वसन। ठीक है, तो एक एक करके शुरुआत करेंगे दोनों में। तो सबसे पहले हम बात करें पौधों में वायवीय श्वसन का। ठीक है,
पौधों में वायवीय श्वसन। तो सबसे पहले बात करेंगे पौधों में वायवीय श्वसन का। तो पौधों में किस प्रकार से वायवीय श्वसन चल रहा है। अब देखिए हमको पता है कि वायवीय श्वसन में क्या होगा। वायवीय श्वसन का एक स्टेप यानी पहला पायरुवेट बनने वाला जो स्टेप है वो कहाँ कंप्लीट होगा, कोशिका द्रव में। और सेकेंड स्टेप जो हमारे पास एनर्जी बन रहा है वो कहाँ कंप्लीट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अब बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाएगा तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी होगा। अब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा तो एक पौधा कैसे ऑक्सीजन खींचता है ना, इसके बारे में क्या करना है, हमको चर्चा करना है। ठीक है, तो अंदर जो काम चल रहा है यानी वायवीय श्वसन जो चल रहा है ये तो हम लोग को पता है कि किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि वायवीय श्वसन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब बात यह कि पौधा ऑक्सीजन लेता कैसे है। ठीक है, तो हम पहले बात करें कि पौधा में जो श्वसन हो रहा है, इस श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए ये ऑक्सीजन कैसे आएगा, इसके बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि पौधा में जो श्वसन होगा वो कौन सा होगा, वायवीय होगा। ठीक है, इसमें वायवीय श्वसन होता है। अब वायवीय श्वसन जब हो रहा है तो इसमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और वायवीय श्वसन का जो पहला स्टेप है, वायवीय श्वसन का जो पहला स्टेप है वो कहाँ कंप्लीट होगा, कोशिका द्रव में होगा। कोशिका द्रव में होगा। और जो दूसरा स्टेप है वो कहाँ कंप्लीट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो हम बात करें तो इसका सेकेंड स्टेप कहाँ कंप्लीट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास एक पौधा में ऑक्सीजन कैसे आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पौधा में ऑक्सीजन कैसे आता है। तो अगर हम बात करें पौधा में ऑक्सीजन लाने का, ठीक है, तो पौधा में जो ऑक्सीजन है ना वो आता है कैसे, तो वो तीन अलग अलग स्थान से आता है। यानी पौधों में अगर हम बात करें तो पौधों में गैस का आदान प्रदान, पौधों में गैस का आदान प्रदान, आदान प्रदान तीन अलग अलग स्थानों से होता है। तीन अलग अलग स्थानों से होता है। ठीक है, कौन कौन सा स्थान, तो अगर बात करें तो पौधा में सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो गैस का आदान प्रदान होगा। अच्छा, गैस का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होगा, तो वो होगा विसरण की प्रक्रिया से। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, विसरण। तो इसमें विसरण की प्रक्रिया की मदद से क्या होगा, गैस का आदान प्रदान होगा। ठीक है, और कितना स्थान से होगा, तीन अलग अलग स्थान से होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ से होगा, तो अगर सबसे पहला हम लिखे तो सबसे पहला होता है कहाँ से, अस्टोमाटा से। ठीक है, और सबसे ज्यादा होता है यहीं से। अगर पौधों में गैस का आदान प्रदान कहीं से हो रहा है तो वो सबसे अधिक कहाँ से हो रहा है, अस्टोमाटा से हो रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे अस्टोमाटा के कि अस्टोमाटा क्या है। ठीक है, अब दूसरा बात अगर हम बात करें तो दूसरा होता है हमारे पास कहाँ से, लेंटी सेल से। ठीक है, लेंटी सेल। तो सेकेंड हम लोग का है लेंटी सेल। लेंटी सेल क्या होता है ना, लेंटी सेल एक छिद्र होता है। ठीक है, अच्छा कौन सा छिद्र है ये वो छिद्र है जो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे जो हमारे पास पौधा है ना, पौधा के जो तना होता है, ठीक है, उसी तना पर क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। उसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटी सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमारे पास बात करें तो जो पौधा का छोटा छोटा छिद्र होता है तना के ऊपर, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास कौन सा हो जाएगा, लेंटिसेल। ठीक है, तो सेकंड लिख लेते हैं, लेंटिसेल। अच्छा, ये इंग्लिश नाम है। और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, मूल रोग। मूल रोग। ठीक है, अच्छा स्टोमाटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। रंध्र। ठीक है, लेंटिसेल को बोलते हैं वात रंध्र। ठीक है, और तीसरा हमारे पास मूल रोम। मूल रोम को रूट हेयर इंग्लिश में बोलते हैं, रूट हेयर्स। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक अगर गैस का आदान प्रदान होना तो कहाँ से होना है, हमारे पास रंध्र से होना है। ठीक है,
तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा रंध्र के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रंध्र का। रंध्र यानी स्टोमाटा, स्टोमाटा, ठीक है। तो हम बताते हैं रंध्र क्या है। तो अगर रंध्र के बारे में अगर बोले तो रंध्र क्या है? रंध्र एक छिद्र है। रंध्र एक क्या है? छोटा छिद्र है, ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के सतह पर। अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के सतह पर। पत्तियों के सतह पर, दोनों सतह पे होता है, ऊपर और नीचे दोनों होता है, ठीक है। नीचे थोड़ा ज्यादा होता है और ऊपरी सतह पे क्या होता है? कम होता है, ठीक है। कैसा होता है? ऐसा। जैसे मान लेते हैं ये एक पत्ती है, तो इसके सतह पे क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है। तो ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, अच्छा ये दिखाई देगा नहीं रियल में, अभी डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो इस छिद्र को ही हम बोलते हैं क्या? रंध्र बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसी छिद्र को रंध्र बुलाते हैं, ठीक है। तो इसी छिद्र को हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। इसी को या फिर अस्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। इसी की मदद से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा रंध्र के बारे में। रंध्र कैसा होता है? अगर एक रंध्र को हम बाहर निकालें, अच्छा रंध्र दो स्थिति में देखा जा सकता है, ठीक है। ये दो स्थिति में पाया जाता है। एक खुला स्थिति में, ठीक है। अब एक ये मिल जाएगा बंद स्थिति में। तो ये दो स्थिति में मिल जाता है, एक खुला स्थिति में, एक बंद स्थिति में, ठीक है। ऐसा ए और बी। खुला स्थिति में कैसे मिलेगा? हम डायग्राम से दिखाते हैं इस बात को। अगर खुला स्थिति में हम बात करें तो कैसा मिलेगा? ऐसा। तो खुला स्थिति में कुछ इस प्रकार से होता है। पहले बंद को थोड़ा समझ लेते हैं कि बंद में कैसा मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करें एक रंध्र का, सॉरी एक स्टोमाटा का बात करें, रंध्र का बात करें, तो रंध्र में क्या होता है ना, ऐसा दो कोशिका होता है इस प्रकार से, बीन के शेप का होता है। ऐसा दो कोशिका होता है और इन कोशिकाओं के चारों ओर ऐसा छोटा छोटा कोशिका लगा होता है, ठीक है। ऐसा। ऐसा छोटा छोटा कोशिका होता है। अच्छा, ये सब जो बाहर की ओर कोशिका है इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, ठीक है। ये जो बीच में कोशिका दिख रहा है बड़ा सा, इसे बोलते हैं गार्ड कोशिका। गार्ड कोशिका। अच्छा, ये बंद की स्थिति में, जैसे यहाँ पे देख लीजिए बीच में, अब ये खुला हुआ नहीं है, ठीक है, ये बंद है, ठीक है। तो ये बंद की स्थिति में है, गार्ड कोशिका, ठीक है। ऐसा। तो हमारे पास अगर बात करें तो स्टोमाटा में यही दो रचना है। बाहर की ओर क्या होता है? सहायक कोशिका होता है और बिल्कुल बीच में कौन होता है? गार्ड कोशिका होता है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें खुला स्थिति का, अच्छा ये खुलता कब है ना, जब क्या होगा इसमें, जब इसमें क्या होता है? पानी भर जाता है ना, किसमें? गार्ड कोशिका के अंदर। हमारे पौधे के द्वारा, हमारे पौधे के द्वारा जो पानी अवशोषित किया जाता है, वो पानी क्या होता है? यहीं पे आके भर जाता है, जमा हो सकता है कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। जैसे ही कोशिकाओं के अंदर पानी भरेगा ना, तो क्या होगा? इसके बाहर की ओर धक्का लगेगा, और जैसे ही बाहर की ओर धक्का लगेगा तो कोशिका क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो ये खुला हुआ स्थिति में चला आएगा फिर। अच्छा, कैसा दिखाई देगा? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ये थोड़ा बड़ा बन गया है, तो हमारा नहीं, दोनों सेम होता है तो थोड़ा बड़ा बन गया मिस्टेक से। हाँ, बस समझना है आप लोग। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके चारों ओर भी क्या होगा? कैसा होगा? ऐसा सहायक कोशिका होगा,
ठीक है, ऐसा इस तरीके से क्या होता है सहायक कोशिका। तो ये भी बाहर की ओर कौन है, सहायक कोशिका है। ठीक है, और बीच में जो दिखाई दे रहा है ये कौन है, गार्ड कोशिका। ठीक है, तो ये खुला स्थिति में हम बना दिए हैं। अब देखिए होता क्या होता, ये है कि जब इन गार्ड सेल में क्या होता है पानी भर जाता है, तो पानी जब भरेगा तो क्या होता है गार्ड कोशिका खुल जाता है। जैसे ही गार्ड कोशिका खुलता है ना, तो बाहर से क्या होता है, जैसे ही गार्ड कोशिका खुलेगा तो गार्ड कोशिका खुलते ही क्या होता है, बाहर से गैस अंदर की ओर आती है। ठीक है, और अंदर से बाहर की ओर गैस क्या होती है, जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, गैस का आदान प्रदान हो रहा है। और ये गैस का आदान प्रदान जो होता है ये होता है किसके द्वारा, विसरण के प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, गैस का आदान प्रदान हो रहा है विसरण के प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ये छिद्र जैसे ही खुलेगा वैसे क्या होगा, गैस का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, और सबसे ज्यादा गैस का आदान प्रदान यहीं से होता है, स्टोमाटा से। अच्छा, अब बात यह है कि क्या अगर ये खुल गया है तो हमेशा खुला हुआ रहेगा, नहीं हमेशा खुला हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो गार्ड कोशिका में पानी आया था, ये जो गार्ड कोशिका में पानी आया था, ये जब कोशिकाएं ये सॉरी ये जब कोशिकाओं में जो पानी है, जब ये वाष्प बन के यहाँ से क्या हो जाता है, जब ये वाष्प बन करके बाहर निकल जाता है, तो जैसे ही इसमें बाहर निकलेगा वाष्प बन के पानी, तो इसमें पानी कमी होगी, और जैसे पानी कमी होगा तो ये क्या हो जाएगा, वापस से बंद हो जाएगा, यानी फिर से कहाँ चला जाएगा, बंद की स्थिति में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाष्प का निकलना ही क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन। यहीं पे एक प्रक्रिया का नाम ध्यान रख लीजिए कि पत्तियों से जल का निष्कासन वाष्प के रूप में क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ना, पत्तियों से वाटर का लॉस होता है, किस रूप में, वाष्प के रूप में होता है। ठीक है, और जैसे ही वाष्प पूरा बाहर निकल जाएगा ना, ये वापस से क्या हो जाएगा, बंद की स्थिति में चला जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार से क्या होता है स्टोमाटा से, इस प्रकार से क्या होगा, स्टोमाटा से हमारे पास, इस प्रकार से क्या होता है, स्टोमाटा से हमारे पास गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं वात रंध्र पे और फिर बात करेंगे मूल रोम का। ठीक है, आवाज के लिए फिर इतना ही हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं वात रंध्र का कि वात रंध्र है क्या। तो वात रंध्र भी क्या है, एक छिद्र ही है। वात रंध्र एक छिद्र ही है, रंध्र के जैसा ही है, बस अंतर यह है कि रंध्र कहाँ होता है, पत्तियों पर होता है, और वात रंध्र कहाँ होता है, ये होता है हमारे तना पर। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर बात किया जाए तो हम सेकंड बात करने वाले हैं, हम सेकंड बात करने वाले हैं किसका, हम बी का बात करने वाले हैं, किसका, वात रंध्र का, वात रंध्र का। वात रंध्र किसे बोलते हैं, लेंटी सेल्स को, लेंटी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वात रंध्र बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वात रंध्र का बात करें तो वात रंध्र क्या है ना, ये भी एक छिद्र है। वात रंध्र क्या है, तो वात रंध्र भी एक छोटा छिद्र है, छोटा छिद्र है जो कहाँ पाया जाता है, ये हमारे तना पे पाया जाता है। ठीक है, कैसे मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लिया जाए ये एक पौधा का तना है, ये क्या हमारे पास एक पौधा का तना। ठीक है, इसी तना के, इसी तना के यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अगर हम बात करें तो इस पर क्या होता है, ऐसा छोटा छोटा छिद्र होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा तना पे का तो बहुत छोटा होता है, तो काफी बड़ा बन गया है, इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा डार्क स्पॉट दिखाई देगा, अगर आप गौर करें तो आपको दिखाई देगा ये बातें। आप एक तना को जब गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ऐसा तना के ऊपर ब्राउन कलर का एक डार्क स्पॉट दिखाई देगा। यही वो स्पॉट है जिसको हम क्या बुला रहे हैं, वात रंध्र बुला रहे हैं या फिर लेप्टिसेल बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है इसी छिद्र को हम क्या बोलते हैं, वात रंध्र बोलते हैं। ठीक है, ऐसी वात रंध्र की मदद से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, यहीं से क्या होगा, गैस अंदर की ओर जाएगा और गैस कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ भी जो हो रहा है ना, ये भी क्या हो रहा है, विसरण ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी विसरण की मदद से क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं मूल रोम का। ठीक है, तो तीसरा हम बात करते हैं थोड़ा सा मूल रोम के बारे में।
तो अगर हम बात करें थर्ड, तो थर्ड हमारे पास क्या है, मूल रोम। ठीक है, रूट हेयर का बात कर रहे हैं, मूल रोम, रूट हेयर्स। ठीक है, तो अगर रूट हेयर्स का हम बात करें, तो रूट हेयर्स कैसा है, जैसे अब ध्यान दिए होंगे प्लांट के अंदर, अगर हम एक प्लांट को अगर हम ड्रॉ करें एक सिंपल, ऐसा मान लेते हैं ये मिट्टी है। ठीक है, ऐसा मिट्टी, अच्छा मिट्टी का क्या होता है, छोटा छोटा कण भी होता है यहाँ पे। तो मान लेते हैं ये हमारे पास मिट्टी। ठीक है, ऐसा इसमें क्या होगा, मान लेते हैं इसमें पौधा लगा हुआ, अच्छा पौधा का ये जड़ हम बना देते हैं, ये जड़। ठीक है, अच्छा जड़ से क्या होता है, ऐसा बाहर बाहर की ओर पतला पतला धागे के समान क्या होता है, रचना निकलता है। ये कौन है, ये मूल रोम है, सॉरी ये मुख्य मुख्य जड़ है, मुख्य जड़। ठीक है, ऐसा, और यहां से जो बाहर निकल रहा है, ये कौन है, मूल रोम। अच्छा, ये मूल रोम को हम देख सकते हैं, जो हम लोग साग उपयोग कर रहे हैं, हम लोग जो साग उपयोग करते हैं खाने में, उस साग के अगर जड़ में आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि उसमें पतला पतला, बिल्कुल एकदम ऐसा बाल के समान रचना होता है, जो थोड़ा व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, हल्का उजला रंग का दिखाई देगा, वही क्या कहलाता है, मूल रोम कहलाता है। ठीक है, अच्छा इस मूल रोम के चारों ओर क्या होगा, ऐसा मिट्टी के कण होंगे छोटे छोटे, ऐसा। ठीक है, अच्छा ये कण के बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत जगह होता है, थोड़ा बहुत जगह होता है। ठीक है, अच्छा जो जगह होता है ना इस कण के बीच में, उसी कण के बीच में क्या होता है, हमारे पास जो हवा है, वो हवा आके इसमें क्या हो जाता है, फंसा हुआ होता है। ठीक है, तो जब भी मूल रोम के कोशिकाओं में आदान प्रदान करना है तो क्या करेगा, यहाँ पर से गैस को कहाँ खींच लेगा, अंदर खींच लेगा, और फिर यहाँ से गैस को कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। किस प्रक्रिया की मदद से, तो ये भी क्या करता है, विसरण की मदद से ही करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या होता है, विसरण नहीं होता है, और यहाँ पे भी गैस का आदान प्रदान इस प्रकार से क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो मूल रोग और ये वात रंध्र, यहाँ से क्या होता है, गैस का आदान प्रदान पौधों में कम होता है, जबकि रंध्र से क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये पौधों में शोषण क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग को बात करना मनुष्य में शोषण, कि मनुष्य में शोषण कैसे होता है। ठीक है, तो फिर से वैसे ही कहानी आगे बढ़ेगा कि मनुष्य में भी अगर शोषण का बात करें, तो श्वसन तो हम लोग समझ ही चुके हैं पहले ही कि वायवीय श्वसन होगा मनुष्य में, जो ग्लूकोज का विखंडन होकर के ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो चलेगा तो वैसे ही। लेकिन बात यह है कि मनुष्य में जब ग्लूकोज का विखंडन होगा, वायवीय श्वसन होगा, तो उसमें ऑक्सीजन तो चाहिए। अब बात ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, तो ऑक्सीजन कैसे आता है मनुष्य में, उस बात को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे कि अभी पौधा में हम बात की कि पौधा में क्या हुआ, ऑक्सीजन लाने के लिए तीन अलग अलग स्थान दिए गए थे, रंध्र, वात रंध्र और मूल रोग। वैसे ही हमारे पास क्या होता है, मनुष्य में भी अगर हम बात करें, तो मनुष्य में भी ऑक्सीजन लाने के लिए क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के सिस्टम होते हैं। ठीक है, और उसी की मदद से क्या होता है, ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा हमारे पास तंत्र है, इस तंत्र के बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन आज नहीं, कुछ दिनों बाद हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, फिर अगले बार में हम क्या करेंगे, इस बात को सीख लेंगे। तो आज तक, अभी तक पढ़िए और मजा करिए। ठीक है, बस यहीं तक। आप सबको धन्यवाद। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट बार।